नमस्कार दोस्तों। चाइना में आपने एवरग्रांड का नाम पिछले 1.5-2 साल में बड़ी बार सुना होगा। सुना भी उसको किसी अच्छी चीज के लिए नहीं है। $300 बिलियन की लायबिलिटी थी और ये अपने पैसे वापस नहीं कर पाई। लेकिन मजे की बात यह है कि इस कंपनी ने अपने एसेट्स को बेचकर, गिरवी रखकर, किडनियां बेचकर चाइनीज बैंकों के तो पैसे वापस कर दिए, लेकिन जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं उनके पैसे वापस नहीं करे हैं, क्योंकि बोल दिया गया कि चाइनीज बैंकों को बचाओ, इंटरनेशनल की तो ऐसी तैसी फेर दो। अब एक बड़ी खबर क्या है, हांगकांग की कोर्ट में लिक्विडेशन करने का फैसला आ गया। यानी कि उन्होंने ऑर्डर निकाल दिया है कि इसकी सारी एसेट्स को बेचकर जो हांगकांग में, चाइना में जितने भी बैंक्स हैं उसके पैसों को वापस किया जाए। ये नहीं बोला है, लेकिन मतलब वही है कि जो फर्स्ट, जिसके पास, जिसको लियन बोलते हैं, फर्स्ट लियन तो चाइनीज बैंक्स का ही है, इंटरनेशनल वालों को तो सेकंड लियन है। कुछ बचेगा तो इंटरनेशनल को भी दे देंगे। क्या यानी कि फाइनेंशियल सुनामी, जो मैं पिछले 8-9 महीने से बोल रहा हूं कि एक फाइनेंशियल सुनामी आने वाला है। आपको याद होगा मैंने उमेश जी के साथ भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था आपको, आई डिस्कस दिस थिंग, कि नेक्स्ट इज जो चाइना वायरस भेजेगा वो फाइनेंशियल वायरस भेजेगा, पूरे दुनिया के बैंकिंग सिस्टम को कलेप्स करने की अब एक मुहिम शुरू हो रही है। वांखा जो है एक बहुत बड़ा एक और रियल एस्टेट की कंपनी है, वो भी 24-25% वो डेट उसका इंक्रीज हो गया है, वो वापस नहीं कर पा रहे। वो भी एक अगला बबल है। बबल चाइना में नहीं फूटेगा, मैं बार बार बोलता हूं। जो लोग बड़े बुद्धिजीवी बोलते हैं कि चाइना का तो बबल है रियल एस्टेट का, ये फूटने वाला है। ये फूटेगा दुनिया के बैंकिंग सिस्टम के ऊपर। अब जो ये एक लिक्विडेशन का जो ऑर्डर आया है चाइना के एवरग्रांड के ऊपर, इसके मायने क्या हैं, ये खतरा क्या है, हमारी जिंदगी को ये टच कैसे करता है, इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में अब डिस्कशन करते हैं। जय सिया राम से शुरू करेंगे, क्योंकि जय सिया राम का टाइम चल रहा है, महाकुंभ है भाई। जय सिया राम नहीं होगा तो क्या होगा, हर हर महादेव तो इतनी ठंड में बोलना बनता ही है। सर जय सिया राम। जय सिया राम। सर एवरग्रांड लिक्विडेशन, हांगकांग की कोर्ट का ऑर्डर, कंपनी चाइनीज है, ऑर्डर हांगकांग की कोर्ट कर रही है, माजरा क्या है ये? सर सिंपल सा बात है ना सर। यू हैव टू सेटल योर ट्रेड ऑब्लिगेशन, योर डेब्ट। आपके जितने भी देनदार हैं उनको पैसा तो देना ही पड़ेगा। आप कितनी दिन तक उनको बोल सकते हो कि आप हम चाइना के पैसे पहले दोगे? क्योंकि हांगकांग भी कनेक्टेड है इंटरनेशनल मार्केट से। फ्यूचर में भी तो चाइना को पैसा चाहिए ना। अगर आप ऐसे ही हम्म। आप अगर बोलते रहोगे कि हम पैसा नहीं देंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी डाउन हो जाएगी। अब उन्होंने देख लिया कि आपने देखा है कि 3 साल पहले इन्होंने पहला जो बबल आया था एवरग्रांड का, तो 2-3 साल पहले आया था। तो ये 3 साल बात कर रहे हैं, तो इसमें चाइना की लिक्विडिटी, चाइना की जो क्रेडिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। लोग देखते जा रहे हैं कि चाइना में इज अ रिस्की इन्वेस्टमेंट। ठीक है। और आप ये भी देख लीजिए कि चाइना के अंदर जो रियल स्टेट है वो 30%, उसका 30% कॉन्ट्रीब्यूशन है जीडीपी में। ओके। और आपने ये भी देखा है कि उसके कारण जहाँ पे लोगों ने अभी खर्चा करना कम कर दिया, चाइना में डिमांड कम है। लोग अभी जाके घर खरीद नहीं रहे। जहाँ पे प्रेस्टीज होता था घर खरीदना, वहां पे लोग दे आर डिफरिंग द बेसिक परचेजेस ऑफ बेसिक एम्यूनिटीज एज वेल। घर तो दूर की बात है, चाइना की एक प्रोविंस में लोग वहां पे जाके बोल रहे हैं कि हमें बैंक्स में जाके बोल रहे हैं कि हमें पैसा दीजिए। हिनान प्रोविंस है शायद, तो 40 बिलियन यौन कुछ उनका अटका हुआ है, 4 लाख लोगों का। वो दे ही नहीं रहे। चाइना के बैंकिंग सिस्टम में करंट आ गया था, एक वक्त को उनको टैंक्स रखने पड़े थे बैंक के बाहर। और चाइनीज पीएलए फोर्स आ गई थी। तो सर एक तरह से लोगों के बीच में प्रॉब्लम तो पड़ ही रहे। और चाइना का एक और एक डेटा आया था जिसमें हमने देखा कि उनके पास $1 ट्रिलियन का ट्रेड सरप्लस है। सर वो ट्रेड सरप्लस आया कैसे? सब लोगों को मालूम है कि चाइना सब्सिडी दे रहा है। ठीक है। हम्म। जो रुपए में माल मंगा बनाने वाला है उसको बोल रहा है 75 पैसे में बेचो, 25 पैसे मैं दे देता हूँ। तो एक तरह से कमा कौन रहा है? ना तो चाइना के अंदर लोग कमा पा रहे हैं, ना तो चाइना खुद कमा पा रहा है, और लोगों को डुबाएगा।
तो आज जो $1 ट्रिलियन है, तो भले ही वो ट्रेड सरप्लस हो, पर अंदर तो डेफिसिट आ ही गया ना कहीं कोई ना कोई तो लॉस बेयर कर ही रहा है। अब आप सोच लीजिए कि चाइना का जो ट्रेड एक्सपोर्ट है वो $3.6 ट्रिलियन होना चाहिए, ठीक है, $3.58 ट्रिलियन है। मान लीजिए 20% भी अगर वो सब्सिडी देता है पूरे एक्सपोर्ट पे, तो समझ लीजिए 700 बिलियन डॉलर्स होता है। सर ये $700 बिलियन कहीं ना कहीं जाके लॉस, कहीं ना कहीं जाके तो अक्यूमुलेट हो ही रहा है। तो नेट फिगर में कुछ आनी जानी नहीं है। चाइना के अंदर मैं न्यूज पढ़ रहा था, मेरे को मालूम पड़ा कि 75 मिल्स जो स्टील बनाती है वो बंद हो गई है। 1 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। वहां पे हालत ऐसी है कि $3 ट्रिलियन उन्होंने प्रिंट कर दिया, फिर भी डोमेस्टिक डिमांड को वो स्टिमुलेट नहीं कर पा रहे हैं। ओके। और यहाँ तक ऐसा हो गया है कि लोग शंघाई से निकल के बाहर जा रहे हैं। जो शंघाई की पॉपुलेशन थी 2.6 करोड़, अभी 2 करोड़ हो चुकी है। एक्सपैट्स निकल के जा रहे हैं। एक चाइना वाले जापान में घर ले रहे हैं। बड़े बड़े चाइनीज जो चाइना के बड़े बड़े अ, अ, जो जो पहले से ओलिगार्क थे, जो मतलब 1947 में रॉन्ग डायनेस्टी करके है, वो छोड़ के भाग चुके हैं। यहाँ तक न्यूज आ रही है। तो एक तरह से ये है कि कॉन्फिडेंस इन चाइना खत्म होता जा रहा है। चाइना अंदर ही अंदर डीके होता जा रहा है। बात यहाँ भी आ रही है कि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट एक जगह चल रहा है, हम नाम नहीं लेना चाहता प्रोविंस का, बट वहां पे भी प्रॉब्लम्स चालू हो चुके हैं। लोग सोशल मीडिया पे टाइम ज्यादा बिता रहे हैं। लोग द टोटल फर्टिलिटी रेट वो भी नीचे जा चुकी है। सर ये सब एज द साइन ऑफ अ क्रम्बलिंग सिविलाइजेशन। चाइना के अंदर भले आप बिल्डिंग बना लो, घोस्ट सिटीज बना लो, पर जब बच्चे ही पैदा नहीं होंगे तो 25-30 साल बाद वो किस काम का रहेगा ये चीज? किस काम के रहेंगे ये इतना बड़ा सर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट? अभी क्या है कि जैसे ये एवरग्रांड की बात कर रहे थे हम लोग, लेट्स कम टू एवरग्रांड कि कितना बड़ा ये खतरा है। मैं क्यों बोल रहा हूँ खतरा है? 300 बिलियन डॉलर की लाइबिलिटी है, बैंकों के और दुनिया के पैसे वापस करने हैं। और जो कोर्ट का केस था जिसके बेसिस पर ये जजमेंट दिया गया, वो रीज़न ये था कि जो इनके फाउंडर्स हैं या इनकी कंपनी के लोग हैं, उन्होंने 6 बिलियन डॉलर के तो डिविडेंड्स, दोबारा बोल रहा हूं, 6 बिलियन डॉलर के रेम्यूनरेशन यानी कि खाने पीने के खर्चे जो होते हैं वो डाल दिए, प्लस अपने आप को डिविडेंड दे दिया है 6 बिलियन डॉलर का। दुनिया के पैसे वापस करने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन खुद के डिविडेंड के लिए पैसे हैं। इसीलिए उन्होंने बोला कि भैया जब तुम इतना इतना डिविडेंड तो अपने आप को दे सकते हो, हमारे पैसे वापस क्यों नहीं दे रहे? सर ये विलफुल डिफॉल्टर का केस नहीं बनता क्या? सर बिल्कुल डिफॉल्टर का क्लियर केस बनता है ये। जैसे हमारे यहाँ पे विजय माल्या है, नीरव मोदी है, वैसे ही ये केस है, ठीक है। और सेकंड, आपने बरोबर बोला है कि एक तरह से फाइनेंशियल शॉक होगा, और ये तो सिर्फ स्टार्ट है। $300 बिलियन आगे जाके वांके ग्रुप का भी आ रहा है, 200 बिलियन है उनका। और मेरे हिसाब से नेक्स्ट 50 फर्म्स जो चाइना की है, सब लिक्विडेशन में जाएंगे। डेप्ट जिसका भी डेप्ट जो है, रीनेगोशिएशन होगा, हेयर कट लेना पड़ेगा। और उस हेयर कट में किसको कितना नुकसान है, हमें अभी तक नहीं मालूम। वी नेवर नो हु हैज लेंट टू चाइना। और सर एक चीज है, चाइना का जीडीपी भले ही $19 ट्रिलियन है, उसका डेप्ट इज अराउंड $50+ ट्रिलियन। जो यूएस का सबप्राइम क्राइसिस था, इट वाज $3.2 ट्रिलियन। उस समय यूएस की जीडीपी थी 15 ट्रिलियन। तो वो क्या हुआ था, जो सबप्राइम क्राइसिस का डेट था, इट वाज सबस्यूम्ड इनटू यूएस नेशनल डेट। क्या चाइना की जो $19 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, उनका रियल स्टेट का डेप्ट वो ले सकता है? चाइना के अंदर वो शेडो बैंकिंग है, लोकल गवर्नमेंट ने इतने पैसे उगाए हैं कि आप पूछो मत। एक एस्टिमेट बोल रहा है कि $23 ट्रिलियन उन्होंने ऑलरेडी ओवरसीज डेप्ट उन्होंने उठा चुके हैं। अब ये लोग दे आर अनेबल टू जनरेट द रेवेन्यू, क्योंकि चाइना के अंदर लोकल गवर्नमेंट्स के पास एक ही तरीका है जिससे वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, वो है लैंड का रजिस्ट्रेशन, लैंड सेल जो लीज पे देते हैं। वो अभी हो नहीं रही है। तो एक तरह से लिक्विडेशन होगा, लिक्विडेशन के बाद डेब्ट हेयरकट होगा। उसमें जैसे आपने बोला है, चाइना को फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क पड़ेगा उन लोगों ने जिन्होंने इनको पैसे दिए।
अब वो कौन से बैंक हैं, क्या वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक हैं, क्या वो हम्म। अमेरिकन बैंक हैं, वी नेवर नो। अभी आप देखेंगे कि इसके बाद ये जो बैंकिंग फेलियर है वो इमीडिएट नहीं आएगा, वो आएगा लेटर। कब आएगा हमें नहीं मालूम, पर जो चाइनीज सबप्राइम क्राइसिस है, इट विल बी द 10 टाइम्स ऑफ अमेरिकन सबप्राइम क्राइसिस। अगर हम्म। अमेरिका चाइना का अगर सबप्राइम क्राइसिस, अमेरिकन सबप्राइम क्राइसिस 3.2 ट्रिलियन डॉलर था, तो चाइनीज सबप्राइम क्राइसिस 10 टाइम्स होने वाला, वो आप देख लीजिए। सर मुझे एक जवाब बताइए कि जो ये सारा केस है कि एक कंपनी है, उसने धांधली करी, उसने पैसे खाए, उसने लोगों के पैसे वापस नहीं किए, खुद पैसे के ऊपर डिविडेंड ले लिया, और जो ये इतनी बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स होती हैं, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स है, पीडब्ल्यूसी जिसको बोलते हैं, वो इनके ऑडिटर थे। दुनिया की 4 सबसे बड़ी जो ऑडिटर फर्म्स हैं उसमें से एक फर्म इनकी ऑडिटर थे। उन्होंने 2021 तक, जब तक ये लिक्विडेशन में या ये इन्होंने अपना डिक्लेयर नहीं किया कि हम बैंकरप्ट हैं, ये AAA+ उनको रेटिंग देते रहे। सब कुछ बोलते रहे कि सब कुछ चंगा पला है, यहाँ पे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। सर क्या इनके ऊपर भी काज नहीं गिरनी चाहिए गलत रेटिंग और गलत किताबें बनाने के लिए? सर मैटर कहीं और चले जाएगा। जैसे आपने बोला था, लेमैन के पास AAA+ रेटिंग थी, और भारत की रेटिंग ये BB+ कुछ डालते हैं, तो यस, आप समझ वही सकते। बोल रहा हूं। और मैं यहाँ ही पे बताना चाहता हूँ, ये जो रेटिंग एजेंसीज है, मूडीज है, फिच है, S&P है, ये लोग एक तरह से वॉल स्ट्रीट के अंदर जो डेब्ट लेते हैं उन सबको रेट करती है, और इनकी रेटिंग्स के हिसाब से बॉन्ड यील्ड्स डिटरमाइन होते हैं। तो सर मेरे हिसाब से भारत भी अपनी रेटिंग एजेंसी निकालने वाला है, या निकालने की प्रक्रिया में है। वो अभी शायद एक तरह से थम गया है, क्योंकि ट्रम्प साहब आ चुके हैं अभी। तो मेरे हिसाब से जो इनकी रेटिंग एजेंसी पे कोई भरोसा मत करिए। अगर ये भारतीय लोग अमेरिका में हैं, दे शुड इमीडिएटली रीलोकेट देयर कैपिटल टू सिंगापुर, या भारत के अंदर गिफ्ट सिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करिए, बेस्ट रहेगा। नहीं तो कैपिटल कंट्रोल्स आ जाएगा। आप अपने कैपिटल उस कंट्री से बाहर लेके नहीं जा पाओगे, ये सिचुएशन आ जाएगा। इट कैन बी अ शॉकर टू यू। और कल जैसे आपने देखा है, राजनाथ सिंह ने बोल भी दिया है, उन्होंने, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी वही बोला है थोड़े 2-3 दिन पहले इंटरव्यू में। तो मेरे हिसाब से एक फाइनल वार्निंग आ चुकी है कि आप भारत के अंदर आ जाइए। आपको एक तरह से ग्रीन कारपेट दिया जा रहा सर जब जब हम लोग अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, चाइना से मेरे पास अभी फ्लैश हुआ है न्यूज़, वो भी शेयर कर देता हूं। कंट्री गार्डन सेकंड लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनी है चाइना की, और ये प्राइवेट नहीं है, गवर्नमेंट ओन कंपनी है। उसने अभी अभी बोला है $24 बिलियन का लॉस हुआ है 1 साल के अंदर, और उसके जो शेयर्स हैं उसे भी सस्पेंड कर दिया गया है। ये अब आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। सर एक और बहुत बड़ा पिलर रियल एस्टेट है। का गिरने वाला है। सर एवरग्रांड का मेरे ख्याल से 1-1.5 साल पहले उनके शेयर की ट्रेडिंग सस्पेंड कर दी गई थी। तो मेरे नो, हिसाब से 2024 में 6 जनवरी 2024 को उनकी ट्रेडिंग को सस्पेंड कर दिया गया था। अभी जो ये कंट्री गार्डन है, ये सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बोल रहा हूं मैं हाँ, आपको, तो इसके भी जो लोन्स हैं। इसका भी काम वही होगा, लिक्विडेशन पे जाएगा, डेप्ट रीनेगोशिएशन होगा, डेप्ट को जो इसका डेप्ट हेयरकट होगा, कौन इसका हेयरकट लेता है उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर होगा, चाइना पे नहीं होगा, जैसे आपने बोला है, बरोबर बोला है। क्योंकि पैसे तो सो चाइना सर दे नहीं रही। आप सोच के देखिए, अगर हम वांखा लेते हैं, एवरग्रांड लेते हैं, कंट्री गार्डन लेते हैं, ये 3 या 1-2 कंपनीज और हैं, ये 4 कंपनीज का जो टोटल डेट है वो $1 ट्रिलियन का बनता है, और उसमें मेजॉरिटी शेयर इंटरनेशनल बैंक्स का है, चाइनीज बैंक्स का नहीं है। चाइना ने तो बोल दिया यहाँ पे प्रॉपर्टियां बेचो, हमारे बैंकों के पैसे वापस करो, और जो थोड़ा सा पैसे बचता है, जो तुम्हारी प्रॉपर्टीज अभी पूरी नहीं हुई हैं, उन्हें पूरा करो, बेचो और पैसे इकट्ठे करो। सर ये तो सुनामी आने वाली है फाइनेंशियल। सर अभी तो नहीं आएगी, ये मेरे ख्याल से इमीडिएटली नहीं आती है, इसका टाइम लगता है। इसको एक बोलते हैं ऑर्डरली डिफॉल्ट।
आप जो बात कर रहे हैं कि इमीडिएटली आना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि इमीडिएटली आएगा। इसमें ऑफ क्या कोर्स। होगा, जितने भी बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, हेज फंड्स है, वो अपना पैसा ले लेंगे। लास्ट में जब क्रैश करवाना रहेगा, पब्लिक को लास्ट में टोपी पहनाएंगे। तो पब्लिक को समझ में आना चाहिए कि उनको पैसे कहाँ पे मूव करना चाहिए। और जैसे भारत के अंदर भी आपने देखा है कि जिस हिसाब से एसएमई सेक्टर में लोग जिस हिसाब से आईपीओ लेके आते हैं, और जो उनको 10 करोड़ मांगता है उसको 14,000 करोड़ दे देते हैं। तो इसमें आपको समझ जाइए कि लोगों की मानसिकता कहाँ है। जब भारत में ही ऐसा हो रहा है तो चाइना में भी वैसा ही हुआ है। तो एक तरह से हेयर कट कौन ले रहा है और उसके कंट्री पे कितना इम्पैक्ट आएगा, वो देखने की बात है। तो नेक्स्ट 2-3 साल वी विल ट्राई टू असेस एंड ट्रैक which countries are over leveraged in China, उनके फर्क सर, पड़ेगा। भारतीय अभी बैंक न्यूज एक और आ गया है। एक हम्म, और न्यूज अभी अभी फ्लैश हुआ है, वो भी बता देता हूं आपको। मैं कि न्यूज इतनी तेजी से फ्लैश हो रही है, मैं बता नहीं सकता। अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं तो फ्लैश हो रही है, इसलिए बीच में टोका आपको। ये रीस्ट्रक्चरिंग प्लान आ गया जो प्रपोज किया गया है कंट्री गार्डन के लिए। ये बोला है कि जो आपका लोन है वो अगले 11.5 सालों के बाद इसे एक्सटेंड कर दीजिए, यानी कि 11.5 साल के बाद हम वापस कर देंगे। और 11 साल में आप कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो वापस कर दिया जाएगा। यानी कि फ्री में बैठकर मलाई खाएंगे कंट्री गार्डन। यानी कि अपने कंट्री में जो गार्डन बनाया है उसमें बैठकर ये अब मलाई खाने वाले हैं। और जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं वो ये सोचकर कि 11 साल के बाद मेरा प्रिंसिपल अमाउंट वापस आएगा, वो वेट करते रहेंगे, आंखें सूज जाएंगी उनकी। सर सबसे पहले तो मैंने पहले ही बोल दिया था, डेब्ट रीनेगोशिएशन होगा, फिर हेयर कट होगा। 11 साल में चाइना रहेगा क्या, वही डाउट है मुझे। सर, कभी आप कहते हैं कि पाकिस्तान रहेगा कि नहीं रहेगा, कभी कहते हैं चाइना रहेगा कि नहीं रहेगा, फिर बांग्लादेश पे आ जाते हैं। ओ भाई, अगर ऐसे ही कोई नहीं रहेगा तो क्या अब ये होगा कि ग्रेटर अमेरिका बन जाएगा, ग्रेटर भारत बन जाएगा, ग्रेटर तुर्की बन जाएगा? अगर ऐसा ही रहा तो 5-6 कंट्री रह जाएंगी, बाकी सब तो अब मुझे लगता है आपने मर्ज कर ही देनी है अगले 4 साल में। सर वही तो हमारा एम और उद्देश्य वही है कि ग्रेटर भारत, ग्रेटर अमेरिका, ग्रेटर इसराइल, हम इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। और तुर्की को भी हम उसको उसका भी पीस करके उसको भी डस्टबिन में डालने का प्लान चल रहा है। चलिए, बहुत कंट्रीज है जिनको डस्टबिन में फेंकना है। ये है कि डस्टबिन को जब अब फेंकने लगे हैं तो उसके ऊपर लिड रखना भी बड़ा ज़रूरी होता है, और उसके ऊपर किसी को बिठाना भी ज़रूरी होता है। मुझे लगता है कि हमारे पास एक आदमी है भारत में जिसे डस्टबिन के ऊपर बिठा भी देना चाहिए और डस्टबिन के ऊपर नाम भी रख देना चाहिए। डस्टबिन का नाम होगा कांग्रेस पार्टी, और डस्टबिन के ऊपर लिड के ऊपर बिठाने के लिए हमारे पास राहुल गांधी तो परमानेंटली है ही। लेकिन आज की डेट में ये है कि जो ये पूरे दुनिया में सुनामी कांग्रेस की तरह, कांग्रेस बोलती है, कांग्रेस बीच में से कहाँ गया, चाइना, ओह भाई, क्योंकि चाइना बोल रहा हूं तो चाइना और कांग्रेस तो सेम ही है, तो फर्क नहीं पड़ता। तो जो चाइना सुनामी लेके आने की कोशिश कर रहा है, फाइनेंशियल सुनामी दुनिया में, कि लोग दुनिया के पैसों के ऊपर राज किया जाए, 11 साल के बाद पैसे वापस करेंगे, करना जो करना है तो कर लो, वो वाली नीति के ऊपर जो चाइना काम कर रहा है। यानी कि पहले वायरस लिया, वुहान वायरस, उसके बाद हमने सुना H1N1, लाशें बिछ रही हैं, यहाँ पर लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटलों में जगह नहीं है। इतना हाइप क्रिएट किया गया, पिछले 5-6 दिनों में ये हाइप खत्म हो गई। ये कैसे हो गई ये आपको समझ नहीं आएगी। आपको तब भी सर बोला था ये हाइप है, ये इनको सर पैसे दिए ये गए हैं ये सारी ये वीडियोस डायरेक्ट को बनाने के ये लिए। ये डायरेक्ट किया था हमारे जो महाकुंभ हो रहा है फेस्टिवल, उसके अगेंस्ट करने के लिए इन्होंने ये वायरस का जुमला किया था। सिंपल सी यस, बात है सर। और ये निकला कुछ भी नहीं। मैंने आपको तब भी वीडियोस बनाई थी, और आप में से कई बुद्धिजीवी ये बोल रहे थे ये तो सीसीपी का एजेंट है, इसी तो उन्होंने बोला है कि बताने के लिए कि कुछ भी नहीं है, ताकि भारत में लाशें बिछ जाएं। हुआ कुछ? जब आपको रियल न्यूज़ दी जाती है तो यहाँ पे बड़े लोग आकर उल्टी सीधी बातें अननेसेसरी बोलना शुरू करते हैं। आज उन्हें मैं एक राय देता हूं, जाकर अपने मुंह के ऊपर चपेड़ मार कर आए कि आप किस तरह से उल्टी सीधी बातें बोल रहे थे। जब एक्चुअल बात बोली जाती है, अगर चाइना में कोई चीज़ गलत है तो हम बताते हैं कि ये चीज़ गलत है।
और अगर कोई चीज़ ठीक है तो वो भी बतानी ज़रूरी होती है कि ये चीज़ यहाँ पर ठीक हो रही है और भारत को इसमें से क्या सीखना चाहिए। दैट इज़ माई ओनली पर्पस। चाइना की बढ़ाई करने का मेरा पर्पस नहीं है, क्योंकि ये अगर मैं चाइना में रहता ज़रूर हूँ लेकिन दुश्मन हमारा है और रहेगा। लेकिन किस्मत है, हर एक बंदे की किस्मत होती है। कई लोग इराक में भी रहते हैं, कई सीरिया में भी रहते हैं, कई इवन की सूडान में भी रहते हैं। वो कंट्रीज बेशक जैसी भी हों, लेकिन आपकी किस्मत होती है, आपको लेकर जाती है। मेरी किस्मत मुझे यहाँ ले आई एक दुश्मन कंट्री में। शायद ये मेरा टेस्ट है मेरी रेजिलियंस का, कि किस तरह से आप इतने मुश्किल दौर में, इतने मुश्किल कंट्री में रहकर भी भारत में से अकेला आदमी हो जो पॉलिटिक्स के ऊपर, जियो पॉलिटिक्स के ऊपर चाइना में बैठकर मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये भी एक रेजिलियंस है, एक टेस्ट है मेरी अपनी स्ट्रेंथ का। तो हो सकता है इसी के लिए मुझे एक टेस्ट के लिए यहाँ भेजा हो। सो प्लीज ओपन योर माइंड। आई एम नॉट सर मैं एक अगेंस्ट भारत। यहाँ पे एक ही चीज ऐड करता हूँ। मैंने मेरे कमेंट्स में कभी भी ऐसा नहीं है कि मैंने चाइना की मैंने भी तारीफ की है, बट जब भी होता है कि चाइना के अगेंस्ट में जब बोलना रहता है, मैं ओपनली बोलता हूँ। मुझे मालूम है आपके वीडियो पे बोल रहा हूँ, जिसमें आप चाइना में बैठे हो, आपके ऊपर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उसके बावजूद मैं बोल रहा हूँ और आप भी इसको वेलकम करते हो। दिस इज एन इस दिस इज एन ओपन माइंड वी रिक्वायर। लोगों को ये समझना चाहिए। बस इतना ही बोलता चलिए हूँ। सर, ये लोगों की जजमेंट उनके ऊपर छोड़ते हैं। मुद्दा ये है कि अगला एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल सुनामी वो आने वाला है। तैयारी शुरू हो गई है एवरग्रांड और कंट्री गार्डन की तरफ से। ये जो पूरा का पूरा एक प्लान बनाया गया है, ये हो सकता है कि ट्रंप की जो स्पीड है चाइना की तरफ सुनामी लेके आने की, उसको भी थोड़ा सा थमाने के लिए इन्होंने उसके आने से पहले ये चीज़ों को आगे कर दिया। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। ये वक्त बताएगा। थैंक यू सर। जय हिंद। जय सिया राम।